हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए पब्लिश किया गया है। किसके द्वारा? जैक बोर्ड के द्वारा। वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का क्या आंसर होगा उसके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। याद रखिएगा, जो 12th बोर्ड के बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं 24 में, उन लोगों के लिए जैक बोर्ड ने क्वेश्चन सेट अपलोड किया है, ठीक है। तो मैं इकोनॉमिक्स का डाल रहा हूं, बिजनेस मैथमेटिक्स का भी आएगा, जो कॉमर्स वाले बच्चे उनके लिए अकाउंट्स का आएगा, बीएसटी का आएगा। तो सारे मॉडल सेट को मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन, ठीक है। आप लोगों का काम है पूरा वीडियो कंप्लीटली देखें, है ना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपके जितने फ्रेंड हैं सबके साथ ये शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज द मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बाय यूजिंग ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब वो कौन सा वक्र होता है जो दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है। जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रयोग करके, उसका यूज करके मैक्सिमम जो प्रोडक्शन कर सकते हैं, वैसा कर्व कौन सा कर्व होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही कि एक कर्व होता है जिसको बोलते हैं पीपीसी। क्या बोलते हैं? पीपीसी। पीपीसी का मतलब क्या होता है? यह ऐसा कर्व है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करके जो वस्तुओं को उत्पादन कर सकते हैं उसे दर्शाता है कौन? पीपीसी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जितने भी हमारे पास संसाधन है, ठीक है, अगर x का x1 प्रोडक्शन कर रहे हैं, y का y1 कर रहे हैं, अगर हम ये पॉइंट ए पे कर रहे हैं, पॉइंट बी पे चले जाएं, तो यहाँ पे क्या होगा? x का प्रोडक्शन जब बढ़ाएंगे तो y का प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है। मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इस कर्व पर जब प्रोडक्शन करेंगे इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब संसाधन है, उसका पूर्ण प्रयोग हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अनुकूलतम प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कौन सा ऑप्शन में हमारा है, ठीक है। पहला है बाजार कीमत में, तो बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मतलब प्राइस का डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट में कैसे होता है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा, जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? जो इंडिविजुअल का स्टडी करता है। किसका स्टडी करता है? इंडिविजुअल का स्टडी करता है। इसके अंतर्गत हम लोग कंज्यूमर का थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग प्रोड्यूसर का थ्योरी पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मार्केट और मार्केट के अंदर फर्म वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, मतलब कीमत सिद्धांत का सब्जेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होगा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का के अंतर्गत आता है। देश में संसाधनों का विनिधान कैसे हो, मतलब एलोकेशन कैसे हो, ठीक है, रिसोर्सेज का, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, समष्टि अर्थशास्त्र का है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, एक फर्म का कुल निर्गत स्तर, मतलब उत्पाद स्तर, एक फर्म का जो टोटल आउटपुट है वो लेवल का डिटर्मिनेशन। तो प्रोड्यूसर के बारे में माइक्रो में बात होता है ना, तो ये भी हमारा आंसर होगा माइक्रो। एक देश में वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती है, व्हाई द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस इन अ कंट्री, तो ये भी आपका मैक्रो का पार्ट है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 and 3। 1 and 3 कहां पे? ऑप्शन नंबर डी में। दिस इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए, एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना। आप लोग ध्यान से देखते जाइए और शेयर कीजिए जरूर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। मतलब उपयोगिता को कैसे मापा जा सकता है, कौन सा विधि है? किलोमीटर? जी नहीं। लीटर? नहीं। ग्राम? नहीं।
ये तो ग्राम वजन के लिए है, किलोमीटर डिस्टेंस के लिए है, लीटर भी जो है मापने का तरीका है लिक्विड फॉर्म का, ठीक है। तो रुपीज बचता है, बिल्कुल। कहता है अगर मान लीजिए कि हम लोग पढ़े हैं ना, उपभोक्ता संतुलन कहाँ पे होता है, उपभोक्ता कहा जाता है, संतुलन होता है जब सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी कीमत दोनों बराबर हो, ठीक है। मतलब कहता है कि जो भी उपयोगिता मिलता है उस उपयोगिता को हम लोग रुपया के रूप में, मतलब कितना पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं उसके रूप में माप सकते हैं, ठीक है। इसीलिए टर्म यूज किया गया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, ये टर्म यूज किया गया है, ठीक है। तो यूटिलिटी को रुपया के रूप में हम लोग मेजर कर सकते हैं, मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज 2, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, ये हमारा 2 है, ठीक है। तो डिमांड फॉर द गुड विल बी, कहता है अगर किसी वस्तु की मांग की लोच 2 है तो वस्तु की मांग किस प्रकार की मांग है। देखिए आपको पता होगा अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको इलास्टिक डिमांड या फिर यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ईडी अगर लेस देन 1 है तो इसको हम लोग इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे या फिर लेस देन यूनिट इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है। ईडी बराबर अगर 1 है तो इसको यूनिट इलास्टिक बोलते हैं या इकाई लोचदार मांग। अगर ईडी इक्वल 0 है तो इसको परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं, पूर्णतः बेलोचदार। और अगर ईडी बराबर इनफाइनाइट हो तो क्या बोलते हैं, पूर्णतः लोचदार, ठीक है। पूर्णतः लोचदार मतलब परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक का मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारा दिया हुआ, ईडी बराबर 2 है ना, मतलब सीधी सी बात है 1 से बड़ा है तो इलास्टिक होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर इज मोनोटोनिक, मतलब कोई भी कंज्यूमर जो है वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस देता है, मतलब एक दिष्ट अधिमान है उसका। एक दिष्ट अधिमान का मतलब हुआ कि एक ऐसा बंडल सबसे ज्यादा जिसमें गुड्स रहता हो, ठीक है। कहता है इस अजम्पशन के आधार पे कंज्यूमर विल बी इनडिफरेंट, मतलब उदासीन हो, मतलब 2 बंडल हो उसमें किसी को भी ले सकता है, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि यही बंडल को वो लेगा, वो कौन सा होगा। देखिए ए हमारे पास है 3 4, मतलब एक्स का 3 वस्तु, वाई का 4, बी पे दिखा रहा है 6 और 7, ठीक है। सी दिखा रहा है 1 और 2, डी दिखा रहा है 5 और 2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सी तो होगा नहीं क्योंकि सी में बाकी सबसे कम है, एक्स का भी सबसे कम है, वाई का भी सबसे कम है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, ज्यादा की ओर जाएगा वो। बी जो है, बी में एक्स भी सबसे ज्यादा, वाई भी सबसे ज्यादा, इसको सेलेक्ट कर सकता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, ए सी डी तीनों से ज्यादा देगा। लेकिन सवाल हमारा क्या है, सवाल कहता है कि जो उपभोक्ता है उदासीन रहना चाहिए, मतलब 2 ऐसा बंडल यहां पे है जिसमें कंज्यूमर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हम ए को ले कि किसको ले, कोई भी ले सकते हैं। अब देखो ए को ध्यान से देखिए, डी को देखिए, अगर ए को देखिएगा तो एक्स 3 है तो डी में एक्स 5 है, मतलब एक्स ज्यादा किसके पास है, डी के पास है। वाई अगर देखे तो ए में वाई 4 है, डी में वाई 2 है, मतलब वाई इसके पास ज्यादा है। तो कंज्यूमर ए और डी दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है, इन दोनों के बीच उदासीन रहेगा, वो नहीं कह सकता है कि ए ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है या फिर डी दे रहा है, क्योंकि एक में एक्स ज्यादा है तो दूसरे में वाई ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ए और डी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी इसलिए नहीं चुनेगा क्योंकि दोनों में सबसे कम है, बी इसलिए यहां आंसर नहीं होगा क्योंकि बी तो डिफरेंट हो गया, वो उसमें उदासीन नहीं। अगर कंज्यूमर चाहेगा तो हमेशा, अगर ये 4 ऑप्शन रहे एक चुनना हो तो वो तो बी को ही चुनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे सवाल है कि उपभोक्ता किन 2 बंडलों के बीच उदासीन है, ठीक है, किन बंडलों के बीच उदासीन है, मतलब इनडिफरेंट है, मतलब जो एक जैसा हो, डिफरेंट ना हो, तो इसीलिए ए और डी के बीच में सेलेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6ठा नंबर इसी में दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं जिसका प्रयोग एक साथ होता हो,
जैसे कार एंड पेट्रोल, इंक एंड पेन, ठीक है, ये सब चीजें। तो देखिए यहाँ पेन एंड इंक दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यही हो गया। टी एंड कॉफी क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पेन एंड शूज का तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं। तो हमारे पास कलम और स्याही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है जनरली द शेप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व। अगर आपको याद होगा तो एवरेज ये हमारा होता था टीपी, कुल उत्पाद वक्र, ठीक है। उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़े होंगे आप लोग, ये एमपी होता है, ठीक है, और ये हमारा एपी होता है। तो ये कैसा होता है, उल्टा यू के आकार का है कि नहीं है, उल्टा यू है ना, यू ऐसा होता है ना, यू ऐसे होगा लेकिन उसका उल्टा है, ये एपी उल्टा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर, इन्वर्टेड यू शेप, या फिर बोलिए उल्टे यू आकार का। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब किसी उत्पादन फलन में अगर फैक्टर्स आर इंक्रीज ट्वाइस, मतलब जो उत्पादन के साधन है उसको 2 गुना बढ़ाया जाए, देन हाउ मच द आउटपुट विल चेंज, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा, स्थिर पैमाने का उत्पादन फलन है, मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, और वहां पे अगर फैक्टर्स को, उत्पादन के साधन को 2 गुना बढ़ाया जाए तो इसके कारण उत्पाद कितना बढ़ेगा, याद रखिएगा, है ना, कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहता है जितना गुना साधन बढ़ाया जाएगा उतना ही गुना क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना बढ़ा है, 2 गुना बढ़ा है, ट्वाइस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उत्पाद भी 2 गुना ही बढ़ेगा, आंसर हो जाएगा 2 सी, 2 गुना, 2 टाइम्स, ठीक है। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं, चूंकि ऑब्वियस सी बात है झारखंड में जो बच्चे जैक बोर्ड से एग्जाम देते हैं उसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करने का। अगर आपको समस्या होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं जरूर उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये जो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमारा दिया हुआ एएफसी, ठीक है, क्लियर है, ये है एएफसी, ठीक है। इसमें ओएबीसी, ओए हमारा जो ओएबीसी है ये कहता है क्या है, ये क्या दिखाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ओसी उत्पाद है, ओए क्या है, ओए हमारा औसत स्थिर लागत है, औसत स्थिर लागत कितना है, ओए है, और उत्पाद कितना है, ओसी है। तो अगर ओए इंटू ओसी कर दें तो आएगा ओएबीसी, क्या आएगा, ओएबीसी। इतना गुने इतना करेंगे तो पूरा रेक्टेंगल हमारा आ जाएगा, पूरा आयताकार, ठीक है। ये क्या है, जब हम लोग एएफसी और उत्पाद को गुना करते हैं, क्या गुना करते हैं, एएफसी उत्पाद को गुना करते हैं तो हमारा बन जाता है टीएफसी, कुल स्थिर लागत। कैसे, अगर आपको याद हो तो एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी बाय क्यू। तो टीएफसी बराबर यहां से क्या होगा, देखो तो दोनों गुना होगा, क्यू इंटू एएफसी होगा कि नहीं होगा। यहां उत्पाद ओसी है, एएफसी ओए है, दोनों को गुना कर दिए तो बना क्या, ओएबीसी, जो कि है हमारा क्या, कुल स्थिर लागत। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। चलिए 10वां क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ फर्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो होता है उसमें फर्मों की संख्या कितनी होती है, बहुत अधिक होती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक फर्म अनेक क्रेता दोनों होते, क्रेता विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, अनेक होती है, ठीक है, अत्यधिक। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक, लार्ज नंबर। अगर सिर्फ एक मार्केट हो, एक फर्म हो तो उसको बोलते हैं मोनोपोली, मतलब एकाधिकार। अगर 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, अगर किसी मार्केट में 2 फर्म है तो उसको बोलते हैं डुओपोली, द्वयाधिकार। अगर कुछ फर्म है मार्केट में
तो उसको ओलिगोपोली कहते हैं, मतलब अल्पाधिकार। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 11 नंबर कहता है एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन की शर्त क्या है। अगर आपको याद हो मैं याद दिला दूं, पढ़े हैं आप लोग, अच्छी बात है, नहीं पढ़े तब भी मैं शॉर्ट में डिस्कस कर दे रहा हूं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये AR = MR होता है, ठीक है ना। यहाँ पे MC कर्व जो है ये इस प्रकार का होता है, ये संतुलन का बिंदु होता है E, उत्पाद यहाँ पे OQ, ये होगा प्राइस। तो उत्पादन के मतलब संतुलन का दो शर्त है, इक्विलिब्रियम का दो शर्त। क्या? ये पॉइंट E पर देखो MR = MC है ना, MR = MC होना चाहिए। MR ये है ब्लैक वाला, रेड वाला MC, तो MR = MC है पॉइंट E पर। और MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, देखो MC नीचे से काट रहा है ना MR को, तो MC MR को नीचे से काटे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी सही है, MR = MC एंड MC वक्र MR को नीचे से काटे, MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। कहता है एक फर्म द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी क्या। मतलब जब प्राइस इंक्रीज हुआ कितना 10%, तो सप्लाई इंक्रीज हुआ कितना 15%, ठीक है। तो यहां पे कहता है पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब 15% बटा प्राइस कितना 10%, कितना होगा डिवाइड 1.5 होगा। और 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया, लोचदार हो गया। अभी बताया था ना इलास्टिक होता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें असर्शन रीजन है, कथन और कारण है, बताना है कौन सा कथन सही है गलत क्या है वो। कहता है विच ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट, मतलब कहता है एक ये सप्लाई वक्र है, ठीक है, ये किधर आ जाता है, लेफ्ट साइड, मतलब बाईं ओर आ जाता है, ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ यूनिट ऑफ अ टैक्स। बिल्कुल, देखिए सप्लाई कर्व अभी हमारा यहाँ पे इतना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है OQ, अगर टैक्स इंपोज हो जाए तो उत्पादन लागत क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, उत्पादन लागत बढ़ जाएगा, और उत्पादन लागत बढ़ने की स्थिति में सप्लाई घट जाती है, ठीक है। तो क्या है, सही है एकदम, असर्शन सही है। रीजन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेज ड्यू टू यूनिट टैक्स ऑन गुड्स, मतलब जब टैक्स लगता है तो सीमांत लागत बढ़ जाती है, अभी बताए थे ना, उत्पादन लागत बढ़ जाता है, इसी कारण से ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो बिल्कुल दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ A। R जो है कथन का सही व्याख्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड्स ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ध्यान से समझिए, हम सीधा डायग्राम से बता रहे हैं, ये डिमांड वक्र है, ये सप्लाई वक्र है, ठीक है। ये क्वांटिटी हुआ, ये कीमत हुआ, ये संतुलित कीमत, संतुलित उत्पाद, ठीक है। कहता है मांग में वृद्धि हो गया, मान लीजिए मांग बढ़ करके D से D1 हो गया, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो कीमत अब क्या हो जाएगा, P से P1 हो गया ना, मतलब कीमत बढ़ गया ना, तो क्या होगा, संतुलित कीमत में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अरे सिंपल समझिए, जब बाजार में बहुत ज्यादा मांग हो, ठीक है, तो उस वस्तु का कीमत बढ़ता है ना, बस वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति कब आती है, मतलब एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कब आता है। एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड का ज्यादा होना, ठीक है। देखिए जैसे ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ठीक है, ये पॉइंट अगर हम बात करें ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, इसके ऊपर वाले पॉइंट पे, तो क्या है, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो यहां हो गया एक्सेस सप्लाई। और अगर इस कीमत पे देखें, नीचे वाला कीमत पे देखें, तो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, मतलब इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है। मांग अतिरेक, मांग आधिक्य, है ना। तो डिमांड जब ग्रेटर हो सप्लाई से,
तो उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर एक्सेस डिमांड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 60 नंबर क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज करेक्ट? ठीक है, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पे प्राइवेट ओनरशिप होता है, निजी स्वामित्व होता है। तो पहला उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, बिल्कुल पहला ही सही है यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं, उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण? नहीं बाबू, जन कल्याण नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीपति होते खुद का फायदा देखते हैं। टोटल इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का हस्तक्षेप? बिल्कुल नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड ऑफ सर्विस ऑफ लेबर? नहीं, गलत, बिल्कुल संभावना होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, मतलब 10,000 व्यक्ति बेरोजगार हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी दर क्या होगी? देखिए, अगर आप मतलब कह रहा है 2 लाख व्यक्ति हैं जो एम्प्लॉयड हैं, 10,000 लोग हैं जो काम करने की इच्छा रखते हैं बट काम नहीं मिल रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला हो जाएगा 10,000 जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 लाख लोग क्या हैं? 2 लाख लोग हैं जो काम कर रहे हैं प्लस जो लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द टोटल लेबर फोर्स है ना, लेबर फोर्स बोलते हैं उसको, इंटू 100। सॉल्व करेंगे इसको तो 4.7% के लगभग आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ अप्रोक्स में 5% दिया है तो हम लोग करेक्ट आंसर 5% को लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई ऐसा समझा देता है ना इस क्वेश्चन को कि 10,000 बटे 2 लाख कर दीजिए, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं इंटू 100, बेरोजगार लोग 10,000 बटा 2 लाख कर दो जो काम कर रहा है इंटू 100, तो यहां पे देखेंगे 5% आ जाएगा। बिल्कुल ये गलत आंसर है। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है। ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कब होगा? जब जितने लोग बेरोजगार हैं बटे जो बेरोजगार जो काम कर रहे हैं और बेरोजगार दोनों, मतलब पूरा लेबर फोर्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, है ना। शुरुआत में मुझे भी लगा था यहाँ पे कि ऑप्शन 5 क्यों दिया है, फिर कोई बात नहीं, अप्रोक्स में दे दिया गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र में निवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? तो निवेश का मतलब सिंपली होता है ना, जो हमारे पास पूंजी है, कैपिटल स्टॉक है, उसमें वृद्धि होना, इंक्रीमेंट टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, मतलब हमारे पास कुछ मशीन्स वगैरह और मशीन्स बढ़ गया, वो इन्वेस्टमेंट हुआ, नए बिल्डिंग्स बन गए, वो इन्वेस्टमेंट हुआ। जब भी कैपिटल बढ़ जाता हो तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है इन विच डायरेक्शन द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज टेक प्लेस इन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? मतलब कहता है आय का चक्रीय प्रवाह का जो 2 क्षेत्र का मॉडल होता है उसमें फैक्टर कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है, मतलब फैक्टर सर्विसेज का किधर जाता है वो लोग, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक फर्म है ना, इधर हाउस होल्ड है, इधर क्या है, हाउस होल्ड है, राइट। तो फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड लेबर कैपिटल कहां से जाता है? हाउस होल्ड से जाता है ना। हाउस होल्ड से कहां जाता है? फर्म के पास जाता है, मतलब परिवार से फर्म की ओर। ठीक है, तो कहीं देखिए परिवार से फर्म की ओर कहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो साधन जितने भी कारक सेवा है, साधन सेवा मतलब फैक्टर सर्विस, वो हाउस होल्ड से फर्म की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है ओल्ड एज पेंशन, जो होता क्या है ना, वृद्धा पेंशन जिसको बोलते हैं, पेड बाय द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द एग्रीगेट्स? जो गवर्नमेंट पे करती है ओल्ड एज पेंशन, किसमें शामिल किया जाता है? जीडीपी में शामिल नहीं होता है, जीडीपी में सिर्फ फैक्टर इनकम शामिल होता है। फैक्टर इनकम समझ साधन आय,
लेबर वगैरह को पेमेंट मिला है ना, इसको ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं किया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट को शामिल नहीं करते हैं जीडीपी। ट्रांसफर पेमेंट मतलब हस्तांतरित भुगतान, ठीक है, जैसे ओल्ड एज पेंशन वगैरह। जीएनपी में भी शामिल नहीं होता है, राष्ट्रीय आय में भी शामिल नहीं होता है, पर्सनल इनकम में शामिल होता है। पर्सनल इनकम, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों ही शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, निम्नलिखित में से विनिमय का सर्वमान्य माध्यम, मतलब जहां हर जगह पे ये एक्सेप्टेबल है, चेक नहीं, चेक हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना, बॉन्ड पेपर भी हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है मनी होगा, मुद्रा। अब पैसा दोगे कहीं से भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, ब्याज दर में वृद्धि है ना का मुद्रा की नगदी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैश डिमांड फॉर मनी। देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो हम कैश नहीं रखना चाहेंगे, कैश मनी का डिमांड नहीं करेंगे, उल्टा अगर पैसा हमारे पास है तो उसको बैंक में जमा कर देंगे क्योंकि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैश डिमांड का जो मनी है उसका डिमांड घट जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा की नगदी मांग में कमी होगी, कैश डिमांड फॉर मनी विल डिक्रीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है फॉलोइंग आर द मेथड अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी। मतलब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक क्या उपाय करती है। बैंक दर में कमी बिल्कुल करती है जी, जब बैंक दर में कमी करेगा तो लोन लेना सस्ता होगा, उससे क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति मार्केट में बढ़ेगी। सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी नहीं, जब मार्केट में सिक्योरिटीज वगैरह को सेल किया जाएगा ना तो उल्टा मनी सप्लाई घट जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन रिजर्व रेशियो, बिल्कुल अगर रिजर्व रेशियो कम कर दिया जाए, रिजर्व रेशियो का मतलब होता है हर कमर्शियल बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है, उन रिजर्व को अगर कम कर दिया जाए, मतलब घटा दिया जाए, ठीक है, तब भी मनी सप्लाई बढ़ेगा क्योंकि बैंक के पास फिर लोन देने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पेपर टैक्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स को पेपर टैक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है तो एग्जांपल नहीं होगा, आउटपुट टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है, सर्विस टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है तो ऑब्वियस सी बात है कॉर्पोरेट टैक्स होगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, है ना। तो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर बोलते हैं उसको, ठीक है, निगम कर, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। कहता है नेक्स्ट 26 नंबर, मजा आ रहा होगा आप लोग को, आ रहा होगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अब वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए कहता है, इफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर रिमेन अनचेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी। कहता है इनकम जो है, आय अपरिवर्तित रहा, मतलब उपभोग अपरिवर्तित रहा, उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मान लीजिए इनकम हमारा 1000 रुपया था और इनकम 1000 से बढ़ के 2000 हो गया, मतलब आय में कितना वृद्धि हुआ, आय में वृद्धि हुआ 1000, ठीक है। मान लीजिए शुरुआत में कंजम्पशन 400 था और अभी भी 400 ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ कंजम्पशन में, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ, 0। तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है एमपीसी का फॉर्मूला, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, मतलब 0 बटा 1000, ठीक है। कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जी। तो चलिए नेक्स्ट, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है 27 जो कि बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। एग्रीगेट डिमांड अगर 2 सेक्टर मॉडल है तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, 3 सेक्टर है तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, 4 सेक्टर है तो सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। तो उपभोग व्यय शामिल होता है, निवेश व्यय शामिल होता है, निवल निवेश नेट एक्सपोर्ट शामिल होता है, एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा क्या है, घटक नहीं है, नहीं है मतलब क्या है, ये घटक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन आउटपुट। मतलब देखो ये तो उल्टा लिख दिया है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं,
मतलब आउटपुट में इनकम में चेंजेस हुआ किसके कारण, विनियोग में चेंजेस के कारण, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, गुणक, ऑप्शन नंबर सी। मतलब विनियोग में जब परिवर्तन होगा तो उसके कारण अगर आय में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, उसका रेशियो को क्या कहते हैं, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसको गुणक कहते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, मतलब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, वस्तु की वस्तु में नहीं, गलत, वस्तु की मुद्रा में कीमत, ये भी नहीं, मुद्रा की वस्तु में कीमत नहीं, देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, मतलब वही घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा के साथ उसका क्या कीमत है। ठीक है, चलिए 30 नंबर है, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार किया जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? नहीं, अगर यहां पे एक थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सिर्फ गुड्स का रहता तो होता बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहां गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है तो भुगतान संतुलन होगा। आप लोग वैसे इसका आंसर की चेक कर लीजिएगा, है ना, लेकिन आंसर इसका डी नंबर होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है व्यापार संतुलन, इसमें सिर्फ और सिर्फ दृश्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मतलब विजिबल आइटम। विजिबल आइटम का मतलब होता क्या है, गुड्स, है ना, और जो सर्विसेज होते हैं उसको कहां शामिल किया जाता है, अगर बीओपी की बात करें तो बीओपी में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, गुड्स भी शामिल होता है, सर्विसेज भी शामिल होता है, कैपिटल ट्रांसफर भी शामिल होता है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स का छोटा छोटा आंसर इसमें देना है ना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 कहता है अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है, दैट मीन्स हाउ डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अफेक्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, देखिए इसके लिए सबसे पहला ना 2 टर्म समझ लीजिए, यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र क्या है, अवसर लागत क्या है। जब भी हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अर्थात उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा कर्व है जो दिखाता है कि देश में जितने भी संसाधन हैं उसका अगर अधिकतम प्रयोग किया जाए, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से एक्स वाई 2 गुड्स का अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पॉइंट ए पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी एक्स का इतना और वाई का इतना कर रहे हैं, अब अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, है ना, एक्स का बढ़ाएंगे तो वाई का हमारा पहले से घट जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो उत्पादन संभावना वक्र है इसमें कहता है अवसर लागत से कैसे, मतलब अवसर लागत जो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कैसे संबंधित है। तो देखिए अवसर लागत का मतलब क्या होता है, सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव, दूसरी सर्वश्रेष्ठ विकल्प। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए अभी प्रोडक्शन ए का कर रहे हैं, अब प्रोडक्शन हम बी का कर रहे हैं, तो जिसको त्याग किए, जिसका त्याग किए, ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। मतलब मैंने उत्पादन संभावना वक्र में बताया था ना, अभी मान लीजिए हम प्रोडक्शन ए पॉइंट पर कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर एक्स का इतना और वाई का इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर, अब ए को छोड़ के अब हम बी पे आ रहे हैं, मतलब एक्स का बढ़ा रहे हैं, है ना, तो वाई का घट गया ना पहले से प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो त्याग किए ए को, यही तो हमारा अवसर लागत है, यही तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 32 कहता है उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है, दैट मीन्स कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इज मोनोटोनिक। इसका क्या मतलब है, देखिए जब भी बात आए एकदिष्ट अधिमान अर्थात मोनोटोनिक प्रेफरेंस का, तो इसका मतलब आपको पता होगा, एक सिंपल सा टर्म है, कंज्यूमर ऑलवेज गो फॉर मोर, कोई भी कंज्यूमर अधिक की ओर जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास ऑप्शन है एक्स और वाई 2 गुड्स हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 3 2, एक बंडल आपका ये है, एक बंडल आपका 5 6, है ना, एक बंडल है 5 3। तो कोई भी एक रेशनल कंज्यूमर किसको परचेज करेगा, वो इस बंडल को परचेज करेगा 5 6 को। क्यों,
क्योंकि वो उसमें x का मात्रा जो है बाकी सभी किसी से कम नहीं है और y जो है बाकी सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी यही बंडल दिखा रहा है ना। तो जो क्वांटिटी सबसे ज्यादा, मतलब जो बंडल सबसे ज्यादा क्वांटिटी दिखा रहा हो उसी को एक उपभोक्ता चुनेगा। तो जब इसको चुनेगा तो ये कहा जाता है कि कंज्यूमर जो है वो क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, चलिए ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी वस्तु की कीमत 5% कम होती है और उसकी मांग में 8% की वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग लोच कितनी होगी। मतलब ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ 5%, मतलब प्राइस में कितना फॉल हुआ, 5% का फॉल हुआ है। ठीक है, और डिमांड में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कह रहा है माइनस का साइन देंगे, क्वांटिटी में कितना चेंजेस हुआ है, 8% का 8 लिखेंगे, बाय कीमत में क्या कमी हुआ है ना, मतलब कीमत घटा है तो माइनस लिखेंगे, -5। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे क्या होगा, ईडी इक्वल्स 1 पॉइंट कितना डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 306, 1.6, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है जिसमें कहता है सीमांत लागत और औसत लागत को परिभाषित करें, है ना। मतलब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या होता है, तो भाई मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब जब किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करें तो कुल लागत में क्या मतलब खर्च पड़ा, कुल लागत में क्या परिवर्तन हुआ, उसे कहेंगे सीमांत लागत अर्थात मार्जिनल कॉस्ट। मतलब लिख सकते हैं चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। दूसरा है एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट, प्रति इकाई लागत, है ना। कैसे निकालेंगे, सिंपली टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो ये निकल जाएगा हमारा क्या, एवरेज कॉस्ट अर्थात औसत लागत। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रकों के नाम बताएं। अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट आर द 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स की कोई भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, कौन कौन, हाउस होल्ड जिसको परिवार बोलते हैं हम लोग, है ना। दूसरा होता है फर्म या फिर प्रोड्यूसर बोल सकते हैं इसको, उत्पादक क्षेत्र, है ना। इसके बाद क्या होता है, एक होता है फिर गवर्नमेंट, क्या होता है, सरकार, और चौथा क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहरी दुनिया, विदेश। ठीक है, किसी भी देश में ये 4 क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना, ये याद रखिएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है वर्तमान में डिजिटल विनिमय की किन्हीं 4 साधनों के बारे में बताएं। ठीक है, तो देखिए डिजिटल वे में ट्रांजैक्शन करने का क्या साधन है, सबसे फेमस तो आजकल यूपीआई चलता है, ये भी डिजिटल पेमेंट का तरीका है। मोबाइल बैंकिंग हो गया, ठीक है, मोबाइल के थ्रू पैसा आराम से कहीं से चला जाता है। ठीक है, आधार कार्ड के द्वारा भी आधार इनेबल्ड जो होता है पेमेंट सिस्टम, ये भी एक हमारे पास है। क्लियर, इंटरनेट बैंकिंग हमारे पास एक होता है। क्लियर, तो ये सारे जो है डिजिटल पेमेंट का साधन है। 4 एग्जाम्पल बोला था, ठीक है, वो 4 हम लोग लिख सकते हैं आसानी से ये। ठीक है, अब कहता है खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, 37 नंबर क्वेश्चन। ओपन इकोनॉमी किसको कहते हैं, तो ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है वैसा इकोनॉमी जो फॉरेन ट्रेड भी करता हो। जैसे इकोनॉमी 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन, मतलब बंद और खुली हुई अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है नो फॉरेन ट्रेड, किसी प्रकार का विदेशी व्यापार नहीं, है ना, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी। जबकि ओपन इकोनॉमी का मतलब कहता क्या है, जिसमें फॉरेन ट्रेड जो है इंक्लूड किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें फॉरेन ट्रेड इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का विदेशी व्यापार नहीं होता है, ठीक है। और अगर विदेशी व्यापार हो रहा है, कोई देश करता है, तो उसका इकोनॉमी कैसा है, ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, सिंपल। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, क्या कह रहा है, सरकारी बजट को परिभाषित करें, एक्सप्लेन गवर्नमेंट बजट, है ना। देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा हर एक क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप लोग अपने नोटबुक में अपने से आपने क्या सीखा उस आंसर को लिख करके देखिएगा, और जिसमें आपको लगता है नहीं लिख पा रहे तो फिर से आकर के वीडियो को देखिएगा और वहां से फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है, चूंकि मैं आपको नोट्स यहाँ नहीं दूंगा, नोट्स दे दूंगा तो आप लोग ना आलसी बन जाओगे कि यार नोट्स तो है ही, कभी भी पढ़ लेंगे ना, कभी भी पढ़ लेंगे, में कभी नहीं पढ़िएगा आप, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखिए, है ना, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑन वर्ड्स में आप लिखिए, क्लियर। तो चलिए अब समझते हैं सरकारी बजट, दैट इज गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट एक प्रकार का फिनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें बताया जाता है कि आने वाले साल के लिए हमारा अनुमानित आय और अनुमानित व्यय क्या होगा, मींस एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड पेमेंट फॉर द अपकमिंग ईयर। इसका फिनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा वो कहलाता है बजट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर, मतलब ये सारे क्वेश्चन कितने कौन से थे, 2 मार्क्स वाले, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो कि 3 मार्क्स वाले, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा लॉन्ग करके इसको आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो इसमें 39 नंबर क्वेश्चन कहता है सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ना ये अलग स्लाइड में मैं बता रहा हूं आपको। मैंने क्या कहा था, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। जब किसी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाए तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात सीमांत उपयोगिता, ठीक है। ये तो परिभाषित हो गया। अब कहता क्या था कि डायग्राम बताना, डायग्राम के थ्रू बताना है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको टेबल से समझते हैं। इधर मान लीजिए यूनिट है, इधर मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी है, इधर है टोटल यूटिलिटी, क्लियर। ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गया। मार्जिनल यूटिलिटी मान लीजिए शुरुआत में 10 है, फिर 8 6 4 2 0 -2, ठीक है। आपको पता होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बोलता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन करते जाएंगे, उपभोग करते जाएंगे, उससे मिलने वाली उपयोगिता घटते चले जाएगी, ठीक है। इसी रीजन से ये घटाते चले गए, ठीक है। यहां से टोटल यूटिलिटी निकाल लें, क्या 10 का 10 10 8 18 18 6 24 24 4 28 28 2 30 30 0 30 और 30 इधर हो गया आपका 28, ठीक है। ध्यान से देखिए जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। देखिए इसके बराबर है लेकिन इससे ज्यादा कहीं नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है ना, कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होगा तो वहां पे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसको कर्व से बना सकते हैं, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी आपका कुछ इस प्रकार का जाएगा, है ना, कैसे, ये आपका इस प्रकार का जाएगा, ये टोटल यूटिलिटी, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है तो टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 है, क्या है, 0 है, क्या 0 MU, तो वहां पे देखिए टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, TU क्या, यहाँ पे TU हमारा मैक्सिमम है, कुल उपयोगिता अधिकतम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, पहले सीमांत उपयोगिता का मीनिंग बताइएगा, उसके बाद डायग्राम, टेबल और टेबल के साथ डायग्राम आप बना के इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, कहता है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है कितना, Q इक्वल्स L का पावर 0.5 K का पावर 0.5, ठीक है। तो श्रम की 36, मतलब लेबर अगर 36 हो और कैपिटल 49 हो तो उस समय अधिकतम उत्पादन क्या संभव है हमारा, मतलब हमारे पास लेबर कितने हैं, 36 है, पूंजी कितने हैं, 49 है, ठीक है। तो अधिकतम उत्पाद क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ना इसको लिख सकते हैं ना, Q इक्वल्स, अगर 0.5 है इसका मतलब क्या है, L का पावर
1/2 और k का पावर 1/2, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप लोग उतने बच्चे भी नहीं है, जानते होंगे 1/2 बराबर 0.5 होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स √L √k। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको सिंपल वे में ही बता देता हूँ, उतना मत कीजिए, है ना। डायरेक्टली पुट करते हैं, L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L का वैल्यू दिया हुआ है 36, 36 का पावर कितना 1/2। कैपिटल कितना दिया हुआ है 49, तो 49 का पावर 1/2। क्या इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर का पावर 1/2। 36 को लिख सकते हैं ना 6 का स्क्वायर, और 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, का पावर कितना 1/2। ठीक है, क्या होगा, ये 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, कितना बचा हमारे पास बचा 6 × 7, है ना, 42। तो 42 यूनिट होगा। अधिकतम उत्पादन कितना संभव है 42, कब, अगर हमारे पास लेबर 36 और पूंजी 49 है तब। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना। रेखा चित्र से स्पष्ट करें, मतलब डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें। भाई देखो इकोनॉमिक्स की बात हो और डायग्राम ना बनाओ, ये अच्छी बात नहीं है। डायग्राम बनाइएगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो कहता है मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब बाजार संतुलन का मतलब वो स्थिति जहां पे मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो। जैसे अगर हम मान लीजिए इधर कीमत लें, इधर डिमांड लें, इधर सप्लाई। कीमत मान लीजिए 1 2 3 4 5 है। डिमांड एक, जब प्राइस 1 था तो डिमांड 50 कर रहे थे, कीमत बढ़ा मांग घटा, ये 30, इधर 20, इधर 10। सप्लाई क्या हुआ, शुरुआत में प्राइस जब 1 था, मान लीजिए सप्लाई 10 था, 10 से फिर हुआ 20, 20 से हुआ 30, 30 से हुआ 40, 40 से हुआ 50। जैसे से कीमत बढ़ा सप्लाई बढ़ा, और जैसे से कीमत बढ़ा डिमांड घटा। ठीक है, तो बाजार संतुलन का मतलब वह स्थिति होता है जहां पे संतुलित कीमत और संतुलित उत्पाद, ये दोनों का निर्धारण होता है। और वो कब निर्धारण होता है, जब मांग बराबर पूर्ति होता है। तो बाजार संतुलन का क्या अर्थ हुआ, वह बिंदु जिस जगह पर मांग और पूर्ति बराबर हो, द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे जब कीमत 3 रुपया है तो वहां पे इक्विलिब्रियम है ना भाई, क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर इसको डायग्राम से बनाने बोला है तो डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये सप्लाई का अपर स्लोपिंग होता है। ठीक है, अब दोनों ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, चूंकि डिमांड बराबर सप्लाई है। यहाँ पे क्या है, डिमांड बराबर सप्लाई है। तो यहाँ पे ये हमारा कीमत का निर्धारण ओपी हुआ, और मांग का निर्धारण मतलब क्वांटिटी का निर्धारण कितना हुआ OQ। ठीक है, मात्रा कितना निर्धारित हुई OQ। ठीक है, ये है हमारा बाजार संतुलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कहता है किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का व्याख्या करें। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ गुड्स, है ना। किसी भी वस्तु के पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक हम लोग कह सकते हैं कीमत, मतलब प्राइस। देखिए एक उत्पादक के नजरिए से अगर आप देखो तो जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो वो सप्लाई भी बढ़ाएगा, जब प्राइस घट जाता है तो वो सप्लाई घटाता है। ठीक है, जनरली यही नेचर होता है। और सप्लाई को प्रभावित कौन करेगा भाई, साधन की कीमत, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, साधन की कीमत। जैसे मान लीजिए लेबर वगैरह बहुत महंगा हो गया, प्राइस ऑफ फैक्टर अगर बढ़ गया तो वहां पे उत्पादन घट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई भी घट जाएगा ना। जब उत्पादन की लागत मतलब फैक्टर का जो कॉस्ट है ना, वो घट गया, प्राइस घट गया, तो सप्लाई वहां पे बढ़ जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा साधन की कीमत और सप्लाई के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। साधन की कीमत अगर महंगा होगा तो सप्लाई घटेगा। ठीक है, तीसरा हम क्या दे सकते हैं, तीसरा दे सकते हैं टेक्नोलॉजी, तकनीकी, टेक्नोलॉजी। देखिए तकनीक बोल सकते हैं, मतलब क्या होता है ना, जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, अच्छा तकनीक आ जाए तो उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। तकनीक अगर खराब हो जाए तो उत्पादन घटेगा, सप्लाई भी घट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा
ये तीन, जब आपको ये सवाल पूछा 3 मार्क्स का है तो सबको थोड़ा थोड़ा डील कर दीजिएगा। जैसे कीमत के साथ बता दीजिएगा, कीमत बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, कीमत घटेगा तो सप्लाई घटेगा। साधन कीमत बताना है तो इसको भी बताइएगा कि साधन कीमत जब बढ़ेगा सप्लाई घटेगा, साधन कीमत घटेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी खराब होगा सप्लाई भी खराब होगा, घटेगा। क्लियर है? यहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43, है ना। कहता है सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको डिफाइन कीजिए और यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से कैसे अलग है, मतलब कैसे रिलेटेड है। देखिए 2 टर्म है हमारे पास, जीडीपी है ना, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा टर्म है जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब होता है किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है, जो घरेलू क्षेत्र होता है, ठीक है, घरेलू सीमा होती है, उसके अंदर जो भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका मूल्य जो होगा वो जीडीपी होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक कंट्री, ये हमारा कोई कंट्री है, ये उसका बाउंड्री लाइन है ये हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उसका बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस क्या होगा, जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जब जीएनपी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, जीडीपी को तो इंक्लूड करेगा ही करेगा, साथ में एनएफआईए को इंक्लूड करेगा। किसको करेगा इंक्लूड? एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये और जीडीपी दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा बनता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो जीडीपी तो हो गया सिर्फ घरेलू उत्पाद का मूल्य, और जीएनपी क्या हो, घरेलू उत्पाद का मूल्य के साथ साथ विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी, ठीक है। ये हो गया आंसर 43 का। अब है 44, कहता है आवश्यकता के दोहरे संयोग मतलब प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या को मुद्रा किस प्रकार दूर करती है। ये जो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट्स था इसको मनी के द्वारा कैसे दूर किया जाता है, ठीक है। पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास पेन है, क्या है, पेन है, मुझे मार्कर चाहिए, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले वो व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास मार्कर है। अब मार्कर वाले व्यक्ति को यह पूछना पड़ेगा कि भैया क्या आप पेन लोगे और पेन के बदले मार्कर दोगे क्या। ये था प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो ये एक बहुत बड़ा समस्या था कि जो वस्तु हमें चाहिए पहले ढूंढना पड़ता था वो किस व्यक्ति के पास है, ठीक है, और जो वस्तु मेरे पास है वो वस्तु के द्वारा वो अपना वस्तु देगा या नहीं देगा, ये प्रॉब्लम था, ठीक है। मनी अभी आ गया ना एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, विनिमय का साधन के रूप में मुद्रा हमारे पास है। क्या करते हैं, मुझे मार्कर लेना है, सीधा गए पैसा दिए मार्कर ले लिए। अब हमको नहीं ना पूछना पड़ेगा कि भाई आप पेन लोगे और पेन के बदले मार्कर दोगे क्या, नहीं, अब सीधा पैसा देंगे उसको और वो मार्कर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था मतलब आवश्यकता के दोहरे संयोग, इसकी समस्या को मनी दूर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख करें। अभी डिस्कस किए थे ना हम गवर्नमेंट बजट, ये गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो देखिए अगर हम लोग गवर्नमेंट बजट की बात करें तो मैंने बताया था ये आने वाले साल के लिए अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ द अपकमिंग ईयर। इसका उद्देश्य क्या होता है, पहला तो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, ठीक है, क्या करना, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, मतलब देश में पूर्ण रोजगार हो, जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिले, ये कोशिश करना। दूसरा क्या होता है, इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना, क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का पुनर्वितरण, है ना। आय का पुनर्वितरण का मतलब क्या हुआ कि देखिए होता क्या है ना, देश में कुछ रिच है कुछ पुअर है, ठीक है, तो रिच पे ज्यादा टैक्स लगा के पैसा लाना है सरकार को और वो पैसा आया वो गरीबों पे खर्च किया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों में आय का जो अंतर है वो कम होगा, ठीक है, ये एक उद्देश्य होता है। फिर उद्देश्य होता है प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कीमत स्थिरता। क्या होता है, कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब
अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा कब बढ़ रहा होता है, जब लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग डिमांड बहुत करते हैं तो उसका कीमत बढ़ जाता है। ठीक है, सरकार वैसे समय में टैक्स बढ़ा देगा तो लोगों के पास पैसा घटेगा, वो डिमांड कम करेगा, और जब डिमांड कम होगा तो कीमत स्थिर हो जाएगा। तो ये सब मेन पर्पस होते हैं क्या, गवर्नमेंट बजट के। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए मेरे समझ से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 हमें अब कहता है कि भाई बताओ, है ना, कि एक अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय, ठीक है, स्वायत्त व्यय का मतलब हो गया स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश दोनों, ठीक है, 40 करोड़ रुपया है। स्वायत्त उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 है, आय स्तर 1000 है करोड़ है। तो समग्र मांग कितना होगा, मतलब कहता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हमारे पास 40 है, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.6 है, और इनकम जो है हमारा 1000 है। तो कहता है कि कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड, इज इकोनॉमी इन द इक्विलिब्रियम, क्या अर्थव्यवस्था संतुलन में है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि जब भी एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, है ना, तो एग्रीगेट डिमांड मतलब समग्र मांग का मतलब होगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे सरकार के बारे में नहीं दिया है, विदेशी व्यापार के बारे में नहीं दिया है, तो मान के चलेंगे 2 सेक्टर का मॉडल है, 2 क्षेत्र का बाजार है ये, ठीक है। तो कंजम्पशन में क्या क्या होता है, कंजम्पशन सी का मतलब होता है सी डैश प्लस बी वाई, ठीक है। सी डैश का मतलब हो गया स्वायत्त उपभोग, बी का मतलब हमारा क्या हो गया, बी का मतलब हो गया हमारा स्वायत्त उपभोग, ठीक है, सॉरी सीमांत, जो बी है वो है एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, वाई इनकम। क्लियर, तो सी के जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, है ना, और आई का मतलब यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, स्वायत्त विनियोग, उसको आई डैश से लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम एडी बराबर सबका वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा, देखिए स्वायत्त उपभोग कितना दिया हुआ है, स्वायत्त उपभोग दिया हुआ है हमारा 40, सॉरी स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश मिला करके दिया 40, तो उन दोनों को मिला के 40 लिख दिए, प्लस एमपीसी दिया हुआ है 0.6, ठीक है, इंटू इनकम कितना है 1000, ठीक है, कितना आएगा 40 प्लस 600, कितना हो गया 640। कोई दिक्कत नहीं, पहला सवाल तो हो गया। एडी निकालने बोला था, समग्र मांग वो तो निकाल दिए हम लोग, है ना। अब कहता है क्या इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एडी बराबर एएस होना चाहिए, एडी बराबर एएस, ठीक है। तो सवाल है एएस का मतलब क्या होता है, एएस का मतलब होता है इनकम, एएस को इनकम भी बोलते हैं, तो एडी बराबर इनकम होना चाहिए। एडी कितना 640 है, 640 है, इनकम कितना 1000 रुपया दिया हुआ है, मतलब मांग कम है आय की अपेक्षा, ठीक है, ये 640 है, ठीक है। मतलब यहां पे क्या सिचुएशन आया कि एडी कम है किससे, इनकम से, ये स्थिति है, और ये स्थिति जब रहेगी इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं है, क्योंकि संतुलन के लिए एडी बराबर वाई होना चाहिए था। वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एएस, समग्र पूर्ति भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आता है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें सबसे पहला बोला है मांग की लोच को परिभाषित कीजिए, मांग की कीमत लोच को प्रतिस्थापक वस्तु की उपलब्धता तथा वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गुड और अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए मांग की लोच की बात करें उसको शॉर्ट में ईडी बोलते हैं। ये क्या कहता है, मांग की लोच का देखिए सीधा अर्थ है, ठीक है, जब वस्तु के कीमत में परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन हुआ उसका माप मांग की लोच होता है। मींस रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है।
मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, मांग का जो नियम था, मांग का नियम केवल बताता था कि अन्य तत्व स्थिर रहे और कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा और कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। लेकिन मांग की लोच क्या बताता है? मांग की लोच बताता है कि जब कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखाएगा? माइनस डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी। या इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसमें एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गुड, मतलब प्रतिस्थापक वस्तु अगर उपलब्ध है तो मांग की लोच पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ये नंबर देखिए, अगर हम चाय खरीदते हैं, ठीक है, चाय का प्रतिस्थापक वस्तु क्या होता है? कॉफी। ठीक है, टी एंड कॉफी मान लेते हैं। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर चाय का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब चाय का कीमत बढ़ गया मान लीजिए, तो भाई उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, तो हम तुरंत कॉफी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, चाय का डिमांड बहुत ज्यादा घट जाएगा। ठीक है, तो जब कीमत में चेंज होने के कारण मांग में उसका बहुत परिवर्तन हो जाए, देखो चाय थोड़ा सा महंगा हुआ, इसका डिमांड बहुत घट गया, क्यों? क्योंकि लोग कॉफी खरीदने लगे। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब इकाई से अधिक लोचदार मांग होगा वो। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो तो इकाई अधिक लोचदार मांग होगा। ठीक है, दूसरा है इसमें कि अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ गुड्स, मतलब किसी वस्तु के बहुत सारे यूजेज हों, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या हम लोग करते हैं? लैपटॉप चलाते हैं, ठीक है, मोबाइल चार्ज करते हैं, है ना, लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, बहुत सारे यूजेज हैं, हीटर जलाते हैं। ठीक है, अगर ये सस्ता हो जाए, मतलब कीमत घट जाए, तो लोग पूरा यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब यहां पर भी मांग की लोच इकाई से अधिक होगा। मतलब अगर किसी वस्तु का मतलब कई वैकल्पिक प्रयोग हो ना, जैसे अभी क्या होता है, बिजली महंगा है तो लोग हीटर बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन अगर बिजली सस्ता हो जाए तो लोग बोले हीटर भी जलाओ, पंखा भी चलाओ, पंखा चल रहा है, अब कोई नहीं रूम में फिर भी चालू है, क्या? अरे बिजली भी थोड़े लग रहा है। मतलब अगर वैसे समय में जिसका मतलब अल्टरनेटिव यूज होता है, अगर थोड़ा सा रेट घटा ना तो लोग उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक मेरे समझ से। तो चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या है? आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? दो फर्म है, फर्म 1 और फर्म 2, इसका पूर्ति वक्र दिया हुआ है, ये पूर्ति वक्र है। ठीक है, हमको बाजार पूर्ति वक्र निकालना है। S1 फर्म है, उसका दिया हुआ है सप्लाई कर्व, S2 फर्म, उसका भी सप्लाई कर्व दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल सप्लाई, मार्केट सप्लाई कर्व, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो S1 इक्वल्स क्या कहता है, देखिए S1 में क्या है? -3 + P। ये कब होगा? जब कीमत 3 या 3 से ज्यादा होगा। और 0 होगा S1 कब? अगर कीमत 3 से कम होगा। तो 0 लिख सकते हैं कब? जब कीमत किससे? 3 से कम होगा। ठीक है, और सप्लाई -3 + P होगा। ये कब होगा? जब कीमत 3 या 3 से बड़ा होगा। ऐसे लिख सकते हैं। अब S2 की बात करें तो S2 में क्या लिख सकते हैं भाई? ये कहता है कि अगर S2 की बात यहां पे है ना, हाँ, कि अगर कीमत 5 या 5 से अगर कम है तो सप्लाई कुछ नहीं होगा, मतलब 0। कब? कीमत अगर 5 से कम है तब। ठीक है, और
क्या होगा, ये सप्लाई -10 प्लस 2p होगा। कब? अगर कीमत ग्रेटर इक्वल टू 5 होगा। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारा, ठीक है। हमें मार्केट सप्लाई निकालना है, तो मार्केट सप्लाई का मतलब हो जाएगा S1 प्लस S2, दोनों के सप्लाई फंक्शन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो वो कैसे ऐड करेंगे भाई, तो हम लोग थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, है ना। हम लोग मान लीजिए ये मार्केट सप्लाई कर्व है, ठीक है। क्या है, देखिए दोनों ही बाजार को अगर मिला दें, ठीक है, तो हमको एक कंक्लूजन तो मिल रहा है कि जो सप्लाई होगा वो 0 होगा। कब 0 होगा? अगर कीमत 3 से कम होगा तब, क्योंकि फर्म 1 कहता है 3 से कम होगा हम सप्लाई नहीं करेंगे, फर्म 2 कहता है 5 के नीचे हम सप्लाई नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 3 के नीचे सप्लाई तो होगा नहीं, ठीक है। अब कहता है जो प्राइस अगर, ध्यान दीजिएगा, प्राइस अगर ग्रेटर देन 3 हो, 3 से बड़ा हो, एंड जो प्राइस है वो लेस देन 5 हो, 3 से बड़ा हो, तो फर्म ए क्या करेगा? फर्म ए इतना सप्लाई करेगा -3 प्लस पी, और फर्म बी कितना सप्लाई करेगा? 5 से कम में तो सप्लाई करता ही नहीं है, तो कुछ नहीं, इतना ही होगा, ठीक है। अब जो है अगर हम बात करें प्राइस क्या है, ग्रेटर इक्वल्स 5 है। क्या है प्राइस? देखो ध्यान से देखिएगा यहां पे इसको, ठीक है। प्राइस कहता है ग्रेटर इक्वल्स 5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी फर्म 1 जो है, फर्म 1 जो है वो सप्लाई करेगा कितना? -3 प्लस पी। हम लोग इसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है। फर्म 1 सप्लाई कितना करेगा? वहां करेगा सप्लाई -3 प्लस पी। क्योंकि क्या कह रहा है, फर्म 1 के बारे में कहता है कीमत अगर 3 या 3 से बड़ा हो, मतलब 5 हो, कुछ भी हो, वो सप्लाई इतना करेगा। मतलब P ग्रेटर देन 5 में फर्म 1 इतना सप्लाई करेगा। फर्म बी कितना सप्लाई करेगा? फर्म 2 तो अपना 5 के ऊपर तो सप्लाई करता ही है, इतना कितना? -10 प्लस 2p, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको देखिए हम लोग जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ो तो -3 प्लस पी प्लस -10 प्लस 2p, क्या होगा? पी जोड़े 3p हो जाएगा, -3 -10 कितना हो जाएगा? -13। तो कितना आ जाएगा? -13 प्लस 3p लिख सकते हैं। ये कंडीशन हो गया हमारा यहां पे, कब? जब प्राइस ग्रेटर इक्वल टू 5 है तब, प्राइस जब ग्रेटर इक्वल टू 5 है तब। ये हमारा मार्केट सप्लाई कर्व है, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट बी कंफ्यूज, जितना मैंने बोला बस उतना आप समझ जाइए, उतना कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्टली आपको ऐसे ही बना लेना है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 भाई? क्वेश्चन नंबर 50, क्या जीडीपी कल्याण का सूचक है? इज जीडीपी एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? जी हाँ, जब किसी भी कंट्री का जीडीपी बढ़ता है मतलब देश में उत्पाद बढ़ रहा है, और देश में उत्पाद बढ़ रहा है मतलब देश में अधिकतर लोग काम में लगे हुए हैं। जीडीपी बढ़ रहा है मतलब लोगों का आय बढ़ रहा है, तो कल्याण तो हो ही रहा है ना। लेकिन एक समस्या होता है कि जब जीडीपी बढ़ता है तो भाई जीडीपी का मतलब वो पूरा देश का पूरा उत्पादन जो हो रहा है वो ना, उसका वैल्यू ना। तो सब लोग उत्पादन कर रहे हैं ये तो जरूरी नहीं है, तो सबका कल्याण तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जीडीपी जब बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि कल्याण हो रहा है। लेकिन इसकी सीमा यही है कि मतलब लिमिटेशंस ये है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो कल्याण तो होता है, लेकिन सबका कल्याण हो ये जरूरी नहीं होता है। तो अगर सवाल सिर्फ आपसे ये पूछे क्या जीडीपी कल्याण का सूचक है, तो बताइए बिल्कुल। जीडीपी किसी भी देश का जो ग्रोथ होता है जीडीपी के आधार पे मापा जाता है। अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है मतलब लोगों का कल्याण हो रहा है, क्योंकि जीडीपी बढ़ने के कारण, मतलब जीडीपी बढ़ने के पीछे का कारण क्या होता है? उत्पाद में वृद्धि होना। और जब उत्पाद में वृद्धि हो रहा है मतलब लोगों का आय बढ़ रहा है, ठीक है।
क्लियर। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि जीडीपी जब बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि सबका कल्याण हो रहा है, सबका आय बढ़ रहा है, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्या कहता है 51? 51 कहता है समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? समग्र मांग के विभिन्न घटकों की व्याख्या करें। तो कहता है एक देश में, है ना, आय के विभिन्न स्तर पर, क्लियर, एक देश में आय के विभिन्न स्तर पर जो भी मांग किया जाता है, चाहे उपभोग के लिए या निवेश के लिए या सरकार किसी चीज के लिए खर्च कर रही है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? समग्र मांग। मतलब समस्त एक देश के समस्त लोगों के द्वारा, समस्त जो जनसंख्या उसके द्वारा जो मांग की जाती है उसे कहते हैं समग्र मांग। ठीक है, समग्र मांग का घटक की बात करें तो जो एक निजी व्यक्ति उपभोग करता है वो हो गया सी, प्लस जो निजी व्यक्ति विनियोग करता है वो विनियोग मांग हो गया। सरकार जो खर्च करती है सरकार उपभोग के लिए या विनियोग के लिए वो, प्लस जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब इसको शुद्ध निर्यात बोलते हैं। ठीक है, ये शुद्ध निर्यात है, ये हमारा होता है किसका? एडी। ये हमारा समग्र मांग है। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था में दो ही क्षेत्र हैं तो सी प्लस आई लिखते हैं सिर्फ। अगर अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र हैं, मतलब हाउस होल्ड, फर्म और सरकार, ये तीनों क्षेत्र है तो सी प्लस आई प्लस जी। अगर अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है तो एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एडी हो गया और इसके ये घटक हो गए चारों। ठीक है, चलिए अब कहता है लास्ट क्वेश्चन है भाई इस मॉडल सेट का, है ना। मैंने बनाया ये आपका पूरा वीडियो, अब थोड़ा सा आप लोग भी प्यार दिखाएं ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ठीक है, ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले आगे के वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि इसके बाद मैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, क्या है, केंद्रीय बैंक जो होता है अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण किस प्रकार करता है? सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है? तो सेंट्रल बैंक जो होता है ना दो प्रकार की विधि अपनाता है। कौन कौन सा? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वालिटेटिव टेक्निक्स, मतलब परिमाणात्मक विधि और एक होता है परिमाणात्मक विधि, एक होता है गुणात्मक विधि। ठीक है, परिमाणात्मक विधि में आता है बैंक रेट, बैंक दर, है ना, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ये सब चीजें और भी है ना, लीगल रिजर्व रेशियो हो गया, मतलब बैंक दर, रेपो दर, खुली बाजार की नीतियां, है ना, और वैधानिक जो रिजर्व होता है आरक्षित अनुपात, वैधानिक आरक्षित अनुपात। अगर ये सब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होता है। अगर बैंक दर बढ़ जाएगा तो लोन लेना महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो आम जनता ज्यादा मतलब ब्याज पर लोन लेना पसंद नहीं करती है और वैसे समय में क्रेडिट खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्रेडिट क्रिएशन आपको पता होगा। ठीक है, साख निर्माण कैसे करता है व्यावसायिक बैंक वो पता होगा, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है भाई? जो अल्प मतलब बैंक रेट होता है कि जिस दर पर सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक जिस दर पर व्यावसायिक बैंकों को लोन देती है, अगर केंद्रीय बैंक बैंक रेट बढ़ा दिया, मतलब जो लोन दे रही है उस पर ब्याज दर बढ़ा दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही महंगा पड़ेगा कॉमर्शियल बैंकों को लोन लेना, है ना। और जब महंगा में वो लेगा तो वो आम जनता तो उससे लोन लेगी नहीं कॉमर्शियल बैंकों से फिर, ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। रेपो रेट ये भी होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है, लेकिन ये अल्पकाल के लिए होता है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट महंगा होगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? खुले बाजार में प्रतिभूतियों को का क्रय विक्रय करना। सरकार अगर क्रेडिट कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है, मतलब कम करना चाहती है, तो क्या करेगी? सरकार ओपन मार्केट में प्रतिभूति को बेचेगी, इससे आम जनता बैंक ये सब खरीदेगा तो उसका पैसा चला जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? हर कॉमर्शियल बैंकों को, व्यावसायिक बैंकों को सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है। सीआरआर और एसएलआर, सीआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, एसएलआर का मतलब स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है,
तो मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक के पास 100 रुपया आया और ये लीगल रिजर्व रेशो दोनों मिला के मान लीजिए 20% है, ठीक है। तो पहले उसको 20 रुपया क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा केंद्रीय बैंक, मतलब CRR का मतलब हो गया जो कोई भी व्यावसायिक बैंक अपने पास जो डिपॉजिट होता है उसका वो पार्ट जो वो रखता है जमा, किसके पास, केंद्रीय बैंक के पास। और SLR का मतलब जो खुद के पास तरल रूप में रखता है पैसा, ठीक है। तो 20 रुपया तो रिजर्व हो गया ना, तो वो लोन 80 रुपया ही दे सकता है। अब अगर सरकार ये 20% से बढ़ा के 30% कर दे, ठीक है, तो अब उसको 30 रुपया रखना पड़ेगा, तो वो लोन देने के लिए 70 रुपया ही बचेगा सब व्यावसायिक बैंकों के पास। तो पहले 80 दे सकता था, अब 70 दे सकता है ना। तो CRR SLR को बढ़ा करके भी क्या कर सकती है बैंक, साख नियंत्रण कर सकती है, ठीक है। ये हो गया क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, परिमाणात्मक विधियां। एक और अपनाता है गुणात्मक विधियां, क्वालिटेटिव मेथड्स। जब क्वालिटेटिव मेथड्स की बात हम लोग करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है जो मॉरल सजेशन देता है, मतलब विचार समझाएगा, है ना, बताएगा। सेंट्रल बैंक के जो अधिकारी लोग होते हैं वो व्यावसायिक बैंकों को बताते हैं कि भाई देखो, ज्यादा लोन देना अच्छा नहीं है, देश की स्थिति अच्छी नहीं है ना। इसके अलावा और भी क्या कहेगा, है ना, कि सरकार हमेशा पब्लिश करते रहती है सेंट्रल बैंक कि देश में कैसा चल रहा है गतिविधि मुद्रा का, ठीक है, ये सब चीजें। अगर फिर भी समझाने के बाद भी अगर व्यावसायिक बैंक नहीं मानता है तो डायरेक्ट एक्शन लेने की बात करती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई। कहेगा अगर आप इससे ज्यादा लोन दिए तो आपके ऊपर क्या करेंगे, केस कर देंगे, आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे, आपको सहायता नहीं देंगे, ठीक है। तो भाई ये था फाइनल कंप्लीट आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन मॉडल क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल्ड डिस्कशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर हेल्पफुल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पूरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, मुझे और इंकरेजमेंट दीजिए, है ना, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप लोग के पास लेकर के आऊं। क्लियर? मैं कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आगे बताऊं, ठीक है। तो आज का यही तक रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।